के बारे में अध्ययन किए, उप सहसंयोजक यौगिक है क्या। उसके बाद हम लोग जान पाए थे डबल साल्ट के बारे में। फिर केंद्रीय धातु पर स्थित आवेशों की संख्या, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जान पाए, लिगेंड्स के बारे में जान पाए। उसके बाद हम लोग वर्नर और सिजविक अवधारणा के बारे में जान पाए। बट बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कंपटीशन बोर्ड जैसे परीक्षाओं में इनसे कई बार प्रश्न बने हुए हैं, ज़्यादातर इनसे प्रश्न भी बनाए जाते हैं। जो प्रश्न बनते हैं बच्चों नीट जेईई जैसे एग्जाम में, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या यूपीएससी से संबंधित पूछता है, या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। अब ये कैसे पूछता है इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, वो एग्जाम्पल है क्या, K4FeCN6। ये बात आपको समझ में आ रही है। K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब ये जो K4FeCN6 है पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसका संबंध इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से किस प्रकार होगा। यहां पे हम लोग एक इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। बच्चों, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है, देखिए इसे हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, EAN। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक ऑफ नंबर। राइट, इसका एक फार्मूला होता है EAN बराबर क्या होता है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है Z माइनस एक्स प्लस वाई। ये इसका फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है। EAN व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी संकुल के निर्माण में केंद्रीय धातु उतने ही लिगैंड, अर्थात लिगैंड को आप कह सकते हैं द्वितीयक संयोजकता से संयोग करेंगे, जिससे उनके प्रभावी परमाणु क्रमांक अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाता है। अक्रिय गैस में जैसे कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सभी अक्रिय गैसेस हैं। अगर इनके एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक की बात करें तो हीलियम का 2 होता है, नियान का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, 36, 54 और 86। राइट, ये होता है, ये इतने अक्रिय गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। अब ये जो बच्चों अक्रिय गैस होते हैं, अगर इनका हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, अगर इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी संकुल का अगर इस अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक इक्वल हो जाए, यानी बराबर हो जाए, कहने का मतलब कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी यदि 36 हो गया, दोनों का इक्वल हो गया, तो वहां पर कोई जो कंपाउंड होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं, वो अस्थायी तथा प्रचुंबकीय हो जाएंगे, स्टेबल के साथ साथ पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। राइट, बट अगर किसी संकुल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर, नोबल गैसों के परमाणु क्रमांक के बराबर न हो, तब वो अनस्टेबल और डायामैग्नेटिक हो जाएगा। राइट, अगर बराबर हो जाता तो पैरामैग्नेटिक प्रचुंबकीय, नहीं तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। एक बार और हम डिफिनीशन रिवाइज कर दें, आप लोग लिख लीजिएगा। किसी संकुल के निर्माण में, अच्छी बताइए भैया, ये संकुल है, जब ये संकुल निर्माण हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो जो केंद्रीय धातु है उतने ही लिगैंड द्वितीयक संयोजकता से संयोग करेंगे। अब ये बताइए, ये सेंट्रल एटम है और ये क्या है, लिगैंड है। ये उतने ही लिगैंड द्वितीयक संयोजकता से संयोग करेंगे, जिससे इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, प्रभावी परमाणु क्रमांक है, वो अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। अगर बराबर हो गया तो अस्थायी था प्रचुंबकीय होगा, बराबर नहीं हुआ तो अस्थायी और अनचुंबकीय हो जाएगा। राइट, अच्छा, कई दृष्टियां में देखा गया है कि कुछ संकुल ऐसे होते हैं जिनके प्रभावी परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होते,
तो वहां पर वैज्ञानिकों का यह कहना था, अगर संकुल के प्रभावी परमाणु क्रमांक अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होते तो उनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होनी चाहिए। राइट। अब ज्यामितीय आकृति निश्चित हो, चाहे उनके प्रभावी परमाणु क्रमांक अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो या न हो। चलिए जरा इन्हें समझते हैं। हम इसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालते हैं, देखते हैं क्या ये अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर है या नहीं। फार्मूला क्या है, EAN = Z - X + Y। यहाँ हम जहाँ में लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ Z क्या है, केंद्रीय धातु की परमाणु क्रमांक संख्या, केंद्रीय धातु की परमाणु क्रमांक संख्या, ये है केंद्रीय धातु की परमाणु क्रमांक संख्या Z। और X क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय धातु की, सॉरी यहां पे हम लिखेंगे केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। यही Y क्या है, ये केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या हो गया। Y क्या होता है, Y होता है बच्चों यहाँ पर जो Y है, अगर Y की बात करें, लिगैंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है। Z क्या है, केंद्रीय धातु की परमाणु क्रमांक संख्या। X क्या है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। Y क्या है, लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए अब एक एक करके जरा इन्हें निकालते हैं। अच्छा, अगर यहां पर Z की बात करें तो Z इसमें क्या होगा, Z यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है, केंद्रीय धातु की परमाणु क्रमांक संख्या। तो इसमें केंद्रीय धातु आप जानेंगे कैसे, अगर ऐसे कंपाउंड दिया हो। केंद्रीय धातु हमेशा हम लोग देखें वो संक्रमण तत्व होंगे, यानी डी ब्लॉक के तत्व। तो यहां पर देखिए जो आयरन है डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 26। और X क्या है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। जब आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे वो 2 निकल के आएगा, क्योंकि 4 पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, प्लस आयरन का निकालना है X मान लेंगे, +6 Cn का -1 होता है =0। अब यहाँ पे क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, X - 2 = 0, X = +2। ये है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, कितना निकल के आया, +2। तो यहाँ लिख दीजिए +2। Y निकाल लेते हैं। Y लिगैंड इस केंद्रीय धातु को कितने कैकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। एक लिगैंड किसी केंद्रीय धातु को ओनली फॉर एक इकैकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तभी तो दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, उपसंयोजक बंध बनेगा। अगर एक लिगैंड केंद्रीय धातु को 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 लिगैंड केंद्रीय धातु को कितने देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। 6 × 2 = कितना, 12। अब हम निकालते हैं EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत सिंपल है, फार्मूला क्या है, Z - X + Y। Z क्या है, 26। X क्या है, 2 प्लस लिगैंड कितने हैं, 12। यहाँ कितना हुआ, 24 + 12 कितना निकल के आया, 36। तो ये आप देखिए इसका कितना निकल के आया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, यानी 36 निकल के आ रहा है बच्चों। यदि 36 निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है ये किसके बराबर हुआ, क्रिप्टॉन। अब आप बताइए कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसा कंपाउंड होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड यहाँ पर प्रतिचुंबकी और अस्थायी होगा। जिस संकुल के केंद्रीय धातु का जो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, अगर अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाता है तो वह अस्थायी तथा प्रचुंबकीय होता है। वही यहाँ पर भी हुआ।
इनका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक था अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो गया, तो अस्थायीता प्रचुंबकीय हो गया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी से रिलेटेड जानेंगे। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है CO NaS3 और +3। बड़ा ही सिंपल है, कुछ है नहीं। हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो क्या क्या मालूम होना चाहिए? Z, X और Y। एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, लिगैंड कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Z की बात करें तो बच्चों 27 एटॉमिक नंबर होगा। X की बात करें तो +3, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। निकालेंगे तो +3 आएगा, इसका शून्य हो जाएगा 0, ये पक्षांतर कर देंगे, ठीक। और यहीं लिगैंड देखा जाए तो 6 × 2 = 12, 12 आ रहा है। तो अगर बच्चों EAN की बात करें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें तो Z - X + Y, Z - X + Y। 27 -X क्या है? 3 और +12, तो यहाँ पर 24 हुआ +12 हुआ, कितना निकल के आया? 36। तो इसका भी जो परमाणु क्रमांक है वो किसके इक्वल हुआ? क्रिप्टॉन के। अब आप बताइए, ये जो संकुल आयन है, ये आप कह सकते हैं संकुल कंपाउंड है, ये कैसा होगा? स्थायी तथा प्रचुंबकीय होगा, राइट। बड़ा ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए किसी संकुल के निर्माण में केंद्रीय धातुआन उतने ही लिगांड अर्थात द्वितीयक संयोजकता संयोग करेंगे, जिससे उनके प्रभावी परमाणु क्रमांक अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए, राइट। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस बार जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो उसमें जो केंद्रीय धातु होगा, सेंट्रल एटम, वो क्रोमियम होगा। जैसे बच्चों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है Cr NaS3 और +3। चलिए यहाँ पर अगर Z की बात करें तो Z इसका होगा 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। X की बात करें +6 +3, Y की बात करें तो 12। अब यहाँ पर अगर EAN देखा जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखा जाए तो निकल के आएगा Z - X + Y। Z कितना है? 24, X कितना है? -3 + 12, 21 + 12 कितना निकल के आया? ये कितना निकल के आ रहा है? 33, विच इज नॉट इक्वल टू क्रिप्टॉन, राइट। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि जो इस प्रकार का जो संकुल होगा, यानी ये जो संकुल है, इस संकुल का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, आप कह सकते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक है, वो अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होता। अब ऐसी दृष्टिया में क्या होगा? ये अस्थायी तथा अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अस्थायी तथा अनुचुंबकीय। अच्छा, अभी तक हम लोग काफी कंपाउंड्स के बारे में जान पाए। इस प्रकार के अगर कंपाउंड दिए हों तो इनका हम लोग प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे। अब जैसे जेईई नीट जैसे कंपटीशन परीक्षाओं में यहाँ से कैसे प्रश्न बना देता है, ऐसे का एग्जाम्पल देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय है या प्रचुंबकीय। तो बड़ा ही सिंपल है, आप देख लीजिए इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालकर। बहुत लंबा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी नहीं रहेगा, अगर आएगा तो या फिर 18 आएगा, 36, 54, 86, बस इतने के अंदर ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर इनके बराबर हो जाता है संकुल का तो समझिए कि अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर है, राइट। और ये अस्थाई अगर बराबर हो जाएगा तो अस्थायी तथा प्रचुंबकीय, बराबर नहीं होगा तो अस्थायी तथा अनुचुंबकीय। अच्छा, अब सिज्विक का ये भी कहना था, अगर कुछ संकुल ऐसे भी हैं जिनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है तो उनका क्या किया जाए। तो ऐसी दृष्टिया में ये देखा गया कि अगर जिस संकुल के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होनी चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से सिज्विक अवधारणा के बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया गया, और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये भी सिज्विक अवधारणा के अंतर्गत ही आता है।
और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।